हाय गाइस। तो अब तक रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल एंड देन नेजल चैम्बर, इंटरनल नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रेकिया। इतनी चीज़ें पढ़ चुके थे। अब हम बात करने वाले हैं ब्रोंकस और लंग्स। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आप देखो यहाँ पर लैरिंग्स खत्म होता है, ये जो भाग है वो है ट्रेकिया है, और ये जो संरचना है वो है ब्रोंकस। और ट्रेकिया के बाद ये ब्रोंकस, और ब्रोंकस के बाद यहाँ पर अगर हम अंदर बात करें तो दो प्रकार के ट्रीज आते हैं। एक होता है ब्रोंकियल ट्री और एक होता है रेस्पिरेटरी ट्री, जो हम इसके जस्ट बाद हम डिस्कस करेंगे। और वो जो ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री होता है और इसकी पूरी संरचना जो होती है उसको हम कहते हैं लंग्स। क्लियर? और जो लंग्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट कौन करता है? रीप केज। लंग्स जो होता है उनको प्रोटेक्शन कहाँ से मिलता है? लंग्स जो होता है उनको प्रोटेक्शन, अगर हम उनके प्रोटेक्शन की बात करें, उसकी सुरक्षा की, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है रिब केज, जिसको हम वक्षीय पिंजरा कहते हैं हिंदी में। थोरेसिक केज, सॉरी थोरेसिक केज यानी कि जो रिब केज होता है, इसके बाद ऊपर की ओर क्लेविकल, नीचे की ओर डायफ्राम, वो सब मिलकर थोरेसिक केज बनाते हैं। तो इसको प्रोटेक्शन कौन देता है? थोरेसिक केज। थोरेसिक केज, वक्षीय पिंजरा, जो हम पढ़ेंगे आगे। तो अब हम बात करते हैं ये जो संरचना है, जो लैरिंग्स है, और ये वाला भाग है वो ट्रेकिया, और ये ब्रोंकस, और इसके बाद रेस्पिरेटरी ट्री और ब्रोंकियल ट्री, और इसको मिलाकर हम बोलते हैं लंग्स। तो रेस्पिरेटरी ट्री और ब्रोंकियल ट्री, इसका डिस्कस हम नेक्स्ट करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। तो ये जो भाग है वो हो गया लैरिंग्स, ये है लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद वाला ये जो भाग है जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। और ट्रेकिया आप देख रहे हो कितनी लंबी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। कल की क्लास में डिस्कस किया था हमने। और इसके अंदर ये जो आप रिंग देख रहे हो, जिनको हम बोलते हैं हाइलिन रिंग, इनको हम क्या बोलते हैं? हाइलिन रिंग, हाइलिन की रिंग। और इस हाइलिन की रिंग की खासियत क्या होती है? डॉर्सल सरफेस पे नहीं होती है। और ये क्या करती है? श्वास नली को, ये जो ट्रेकिया है उसको पिचकने से रोकती है, उसको पिचकने नहीं देती है। अब हम बात करने वाले लंग्स। तो लंग्स जो होते हैं वो उनकी पोजीशन के बेसिस पे टू टाइप्स होते हैं, और ये जो भाग है ये वाला, उसको हम कहते हैं ब्रोंकस। ये क्या हो गया? ब्रोंकस। और ब्रोंकस के बाद आता है रेस्पिरेटरी ट्री, और इसके बाद आता है, सॉरी, ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकस के बाद, और फिर आता है रेस्पिरेटरी ट्री, और उसको हम कहते हैं लंग्स। तो लंग्स जो होते हैं वो आप देख रहे हो यहाँ पर, लंग्स जो होते हैं उनकी पोजीशन के बेसिस पे अपन उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है लेफ्ट लंग्स और एक होता है राइट लंग्स। जो लेफ्ट साइड है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट लंग्स, तो ये हो गया अपना लेफ्ट लंग्स। और जो राइट साइड में है वो हो गया राइट लंग्स, तो ये हो गया राइट लंग्स। तो पोजीशन के बेसिस पे इनको टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंग्स और राइट साइड में राइट लंग्स। अगर हम वेट की बात करें तो जो लेफ्ट लंग्स होता है उसका जो वेट होता है वो होता है 575 ग्राम होता है, 575 ग्राम। और जो राइट लंग्स होता है उसके वेट की बात करें तो उसका वेट होता है 625 ग्राम, यानी कि 625 ग्राम। राइट लंग्स का वजन 625 ग्राम होता है और लेफ्ट लंग्स का वजन 575 ग्राम, यानी कि 575 ग्राम होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं लेफ्ट लंग्स की। तो यहाँ पर लेफ्ट लंग्स की बात करें तो यहाँ पर एक ऑब्लिक खांच होती है, एक ऑब्लिक खांच पाई जाती है, तिरछी खांच। उसकी वजह से लेफ्ट लंग्स की अगर हम बात करें तो उसके दो लॉब बन जाते हैं। एक तो हो गया एंटेरियर लॉब, एंटेरियर लॉब, और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं पोस्टेरियर लॉब। एंटेरियर लॉब एंड पोस्टेरियर लॉब, ये लॉब किसकी वजह से बन रहे हैं? उस ऑब्लिक खांच की वजह से बन रहे हैं। एंटेरियर लॉब और पोस्टेरियर लॉब जिनको हम कहते हैं। अगर हम यही बात करें रैबिट में लेफ्ट लंग्स में, उस पर भी दो ही लॉब होते हैं, एंटेरियर लॉब और पोस्टेरियर लॉब। अब हम बात करते हैं राइट लंग्स की। तो राइट लंग्स की बात करें तो जहाँ पर दो ऑब्लिक खांच पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसके तीन रीजन बन गए, तीन लॉब बन जाते हैं। क्लियर? जिसमें से सबसे ऊपर वाला उसको बोलते हैं राइट एंटेरियर लॉब, इसको हम बोलेंगे राइट एंटेरियर लॉब, राइट एंटेरियर लॉब, इसको हम बोलते हैं राइट एंटेरियर लॉब। और जो बीच वाला भाग है उसको हम बोलते हैं मिडिल लॉब, मिडिल लॉब।
और जो सबसे नीचे वाला भाग है उसको हम बोलते हैं राइट पोस्टीरियर लॉब। राइट पोस्टीरियर लॉब, क्लियर यहाँ तक। अब अगर रैबिट की बात करें तो रैबिट में जो होता है उसके राइट लंग्स में 4 लॉब्स होते हैं, जिनको एंटेरियर एजाइगस, राइट एंटेरियर, राइट पोस्टीरियर और पोस्टीरियर एजाइगस कहते हैं। अगर रैबिट की बात करते हैं, अगर हम रैबिट की बात करें तो रैबिट के राइट लंग्स में कितने लॉब होते हैं? 4 लॉब होते हैं, यानी कि रैबिट के राइट लंग्स, हम बात कर रहे हैं रैबिट के राइट लंग्स की, तो रैबिट के लेफ्ट लंग्स में तो लेफ्ट लंग्स में रैबिट्स के 2 ही लोब होते हैं, लेकिन रैबिट के राइट लंग्स की बात करें अपन तो उसके राइट लंग्स में कितने? 4 लॉब्स होते हैं, जबकि हम ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं? 3 लॉब्स होते हैं। उसके 4 लॉब्स कौन से? अगर हम 4 लॉब्स की बात करें तो एंटेरियर एजाइगस और एक पोस्टीरियर एजाइगस, और 2 कौन से? राइट एंटेरियर और राइट एंटेरियर लॉब एंड राइट पोस्टीरियर लॉब, 2 तो फिक्स हो गए, और 2 नए कौन से? एंटेरियर एजाइगस और पोस्टीरियर एजाइगस। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे। तो अब लंग्स की बात करें तो लंग्स के चारों तरफ देख रहे 2 प्रकार के आवरण पाए गए हैं। क्लियर? तो लंग्स के चारों ओर जो आवरण होता है उसको हम बोलते हैं प्लूरा। तो आप देख रहे हो 2 आवरण है, एक बाहरी आवरण और एक आंतरिक आवरण। तो जो बाहरी आवरण है उसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। तो लंग्स के चारों तरफ देख रहे हो 2 मेम्ब्रेन होती है, लंग्स के चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन है, देख रहे हो आप, ये एक और ये 2 मेम्ब्रेन होती है, जिसमें जो बाहरी मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। ये जो बाहरी मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। तो बाहरी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा बोलते हैं अपन बाहरी मेम्ब्रेन को। पैराइटल प्लूरा। और जो इनर मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं विसरल प्लूरा। इसको हम कहते हैं विसरल प्लूरा। ये जो अंदर वाली है जो रेड कलर में आपको दिख रही है, विसरल प्लूरा, इसको हम कहते हैं विसरल प्लूरा। तो आप देख सकते हो कि लंग्स जो है वो चारों ओर से 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। जो बाहर की तरफ होती है उसको हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा, जैसे कि ये वाली जो बाहर की तरफ उसको हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं विसरल प्लूरा। और उनके बीच का जो स्पेस है, उसके बीच का जो स्पेस है उसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। उसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। उसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी में, इस अगर हम प्लूरल कैविटी की बात करें तो इस प्लूरल कैविटी में फ्लूइड भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है फ्लूइड, और उस फ्लूइड को हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड कहते हैं हम उसको। अब अगर किसी कारणवश, यानी कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है इस प्लूरल फ्लूइड में, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इस फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। कौन सा फ्लूइड? प्लूरल फ्लूइड। उसके अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? इसके अंदर फ्लूइड होता है वो प्लूरल फ्लूइड होता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से उस फ्लूइड की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब इस मात्रा बढ़ जाती है तो श्वास लेने में कठिनाई होती है, ब्रीथिंग में कठिनाई होती है, श्वास लेने में कठिनाई आती है व्यक्ति को, और उस डिजीज को कहते हैं प्लूरोसी डिजीज। श्वास लेने में कठिनाई आती है और उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरोसी डिजीज। प्लूरोसी डिजीज। क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं, देखो बाहरी जो झिल्ली है उसको पैराइटल प्लूरा बोलते हैं, आंतरिक झिल्ली को विसरल प्लूरा बोलते हैं। दोनों के बीच के जो खाली जगह है उसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी, और उस प्लूरल कैविटी में फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और अगर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण क्या होता है? उस फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है और तब श्वास लेने में कठिनाई होती है, उसको हम कहते हैं प्लूरोसी डिजीज। अब हम बात करते हैं, अगर इसके फंक्शन की बात करें, प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है कि लंग्स जो होता है उसको बाह्य आघातों से, जो बाहर से जो शॉक वगैरह प्रहार जो होते हैं उनसे उसको और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, उनको बचाता है। क्लियर यहाँ तक? तो 2 मेम्ब्रेन होती है लंग्स के चारों तरफ, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा।
अब यहाँ पर आप लेफ्ट लंग्स पे नजर डालिए, तो लेफ्ट लंग्स में आप देख रहे हो कि लेफ्ट लंग्स का ये जो भाग है हल्का सा, वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है। क्लियर। और इस भाग को हम कहते हैं कार्डियक नोच। इस भाग को स्पेशल टर्म दी हुई है कार्डियक नोच, यानी कि कार्डियक खांच। अब इसमें क्या होता है, इस भाग में जो होता है वो हार्ट पाया जाता है। तो हार्ट जो होता है वो अपना, यहाँ पर हार्ट जो होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है। तो हार्ट जो होता है वो हल्का राइट साइड में झुका होता है और उसका निचला जो सिरा होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो ये लेफ्ट, इसका जो निचला सिरा होता है हार्ट का, हार्ट के अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो हार्ट का जो निचला सिरा होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो हार्ट का जो निचला सिरा होता है वो यहाँ पर एक दबाव डालता है लेफ्ट लंग्स पे। तो इस दबाव की वजह से लेफ्ट लंग्स का आप देख रहे हो थोड़ा सा कर्व आ गया ये लेफ्ट लंग्स में। तो जो कर्व है हल्का सा, ये लेफ्ट लंग्स में जो खांच बन गई है उसको हम कहते हैं कार्डियक नॉच। क्वेश्चन आता है कार्डियक नॉच कहाँ होती है, तो कार्डियक वर्ड हार्ट से रिलेटेड है, तो हार्ट में मत बोल देना। कार्डियक नॉच कहाँ होती है, लंग्स में होती है। ठीक है, कार्डियक नॉच कहाँ मिलती है अपने को, कार्डियक नॉच की बात करें तो ये कहाँ पर मिलेगी, लंग्स में मिलती है, हार्ट में नहीं। लेकिन किसकी वजह से होती है, तो हार्ट की वजह से। हार्ट का जो निचला सिरा होता है वह यहाँ पर दबाव डालता है जिसकी वजह से ये कर्व आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक नोच। क्लियर। तो ये था लंग्स। एक बार फिर देख लेते हैं। अगर हम लंग्स की संरचना की बात करें तो लंग्स को उनकी पोजीशन के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग। लेफ्ट लंग्स की बात करें 575 ग्राम उसका वेट होता है और उसमें एक ऑब्लिक फिशर होती है, उसकी वजह से दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। वही हम बात करें राइट लंग्स की, वहाँ पर 2 ऑब्लिक फिशर है जिसकी वजह से 3 पार्ट है, राइट एंटीरियर लोब, राइट पोस्टीरियर लोब और मिडिल लोब। और जहाँ पे राइट लंग्स की बात करें वेट होता है 625 ग्राम होता है। और जो लंग्स होता है उनके चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं पैराइटल प्यूरा और जो इनर मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं विसरल प्यूरा। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कैविटी होती है उसको प्लूरल कैविटी बोलते हैं। जहाँ पर लिक्विड भरा होता है उसको हम बोलते हैं प्लूरल लिक्विड या प्लूरल फ्लूइड। और जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है जिससे श्वास लेने में कठिनाई होती है, उसको हम बोलते हैं प्लूरेसी डिजीज। और जो लेफ्ट लंग की बात करें वहाँ पर हार्ट की वजह से एक दबाव पड़ता है और वहाँ पर एक कर्व आ जाता है, एक नॉच बन जाता है जिसको हम कहते हैं कार्डियक नोच। तो कार्डियक नोच कहाँ पर पाई जाती है, लंग्स में। क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं थोरेसिक केज को, वक्षीय पिंजरा, उसको हम डिस्कस करते हैं। थोरेसिक केज, इसको हिंदी में बोलते हैं वक्षीय पिंजरा। तो थोरेसिक केज की बात करें, अगर इसके वर्क की बात करें तो वर्क, इनका मुख्य जो कार्य होता था प्रोटेक्ट लंग्स, यानी कि फेफड़ों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, जो थोरेसिक केज होता है वो। तो थोरेसिक केज की बात करें तो अगर हम एंटेरियर सरफेस में बात करें, एंटेरियर सरफेस, तो थोरेसिक केज की जो एंटेरियर सरफेस होती है वो बनाती है क्लैविकल बोन। कौन सी बोन, क्लैविकल बोन, जो कि आप देख सकते हो जो गर्दन के नीचे की बोन होती है वो होती है क्लैविकल बोन। तो एंटेरियर सरफेस पे अगर हम थोरेसिक केज की बात करें तो एंटेरियर सरफेस पे थोरेसिक केज का फॉर्मेशन कौन कर रही है, क्लैविकल बोन, क्लैविकल बॉन करती है। क्लैविकल बॉन की बात करें संख्या में 2 होती है जो कि रिब्स के जस्ट ऊपर होती है। अब अगर रिब्स देखो दोनों तरफ तो रिब्स के सबसे ऊपर की जो बॉन होती है वो होती है क्लैविकल बॉन, रिब्स के ऊपर, जो कि कहाँ पर जुड़ती है, जहाँ पर हम बात करें कंधे का जो जॉइंट होता है वहां पर भी जुड़ती है वो। क्लियर, उसको हम बोलते हैं क्लैविकल बॉन। तो एंटेरियर सरफेस का फॉर्मेशन कौन करता है, क्लैविकल बॉन। क्लियर। और दूसरा हम बात करते हैं पोस्टेरियर सरफेस की। तो पोस्टेरियर सरफेस कौन बना रहा है, अगर हम पोस्टेरियर सरफेस की बात करते हैं रिब केज की, तो पोस्टेरियर सरफेस बना रहा है डायफ्राम। पोस्टेरियर सरफेस बना रहा है डायफ्राम। तो पोस्टेरियर सरफेस बना रहा है डायफ्राम, यानी कि एंटेरियर सरफेस कौन बना रहा है, क्लेविकल, और पोस्टेरियर कौन बना रहा है, डायफ्राम। अब बची कौन कौन सी, डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल, 3 बची। अब बात करते हैं डॉर्सल सरफेस कौन बना रहा है, वो थोरेसिक केज की डॉर्सल सरफेस कौन बना रहा है, वो यानी कि पृष्ठ सतह। तो अगर डॉर्सल सरफेस की बात करें तो वो कौन बना रहा है, एक तो रीढ़ की हड्डी, वर्टिबल कॉलम, और दूसरी रिब्स। तो वर्टिबल कॉलम एंड रिब्स। आप देख रहे हो पीठ पर क्या है, एक तो रीढ़ की हड्डी, वर्टिबल कॉलम और दूसरी रिब्स, वो मिलकर क्या बना रही है, डॉर्सल सरफेस, यानी कि पीठ वाला भाग। तो डॉर्सल सरफेस कौन बना रहा है, वर्टिबल कॉलम, यानी कि रीढ़ की हड्डी, कशेरुक दंड और साथ में पसलिया।
पोस्टीरियर सरफेस पे डायफ्राम है और एंटीरियर सरफेस पर क्लेविकल है। क्लियर। अब बात करते हैं वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस कौन बना रहा है वो, तो वेंट्रल सरफेस कौन बना रहा है, बात करते हैं वेंट्रल सरफेस की। तो वेंट्रल सरफेस है वो भी कौन बना रहा है, एक तो स्टर्नम, स्टर्नम जो कि चेस्ट बोन है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, स्टर्नम और रिब्स, स्टर्नम एंड रिब्स। तो अगर हम स्टर्नम और रिब्स की बात करें वो बना रही है वेंट्रल सरफेस। अब बात करते हैं लेटरल सरफेस की। लेटरल सरफेस कौन बना रहा है वो, लेटरल सरफेस यानी कि पार्श्व सतह जो साइडों में होती है वो बना रही है रिब्स। क्लियर। तो थोरेसिक केस की बात करें तो एंटीरियर सरफेस पे कौन सी क्लेविकल बोन है, पोस्टीरियर सरफेस पर क्या है, डायफ्राम है। और यहाँ पर वेंट्रल सरफेस की बात करें तो वेंट्रल सरफेस पर क्या है, स्टर्नम और रिब्स है। और पीठ वाली सरफेस पे रीढ़ की हड्डी और रिब्स है, और साइडों में भी क्या है, रिब्स है। तो ये सब मिलकर क्या बना रही है, थोरेसिक केस बनाती है, वक्षीय पिंजरा बनाती है, जिसके अंदर लंग्स जो होते हैं वो सेफ रहते हैं। क्लियर, समझ पा रहे हो। एंटीरियर सरफेस ऊपर की तरफ जहाँ पर क्या होगी, क्लेविकल बोन, और पोस्टीरियर नीचे की तरफ डायफ्राम। अगर हम डायफ्राम की बात करें तो ये एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी दोनों को सेपरेट करने का काम भी करता है। तो डायफ्राम पोस्टीरियर सरफेस पे इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, डॉर्सल सरफेस पे वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स प्रोटेक्ट कर रही है, वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम उरोस्थी 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, चेस्ट बोन भी कहते हैं अपन, वो और रिब्स ये वेंट्रल सरफेस पे प्रोटेक्ट कर रही है लंग्स को। और लेटरल सरफेस यानी कि साइडों में, पार्श्व में, आप देखो तो साइडों में लंग्स को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, रिब्स पसलिया। आपकी छाती वाले भाग में कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, एक तो पसलिया और दूसरी स्टर्नम, और ऊपर ऊपर की तरफ क्लेविकल। और नीचे बात करें तो पेट वाले भाग में, तो वहां पर कौन प्रोटेक्ट कर रहा है उनको, डायफ्राम प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये सब मिलकर थोरेसिक केज का निर्माण करती है, जिसके अंदर लंग्स सेफ रहते हैं। क्लियर। अब हम बात करने वाले ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्री, जो कि एक्चुअल में लंग्स बनाते हैं, मतलब ये सब मिलकर ही लंग्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम बात करने वाले हैं ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्री। क्या होता है ब्रोंकियल ट्री और क्या होता है रेस्पिरेटरी ट्री। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात की थी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेजल चैम्बर, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल, फिर लैरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकस। तो ये वाला जो भाग है ये वो हो गया ब्रोंकस, ये है ब्रोंकस। और ब्रोंकस के बाद आता है ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्री। तो पहले हम बात करने वाले ब्रोंकस ब्रोंकियल ट्री के बारे में। तो जो ब्रोंकस होता है वो आगे चलकर प्राइमरी ब्रोंकस में खुलता है। तो ये वाला जो भाग है उसको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस। क्लियर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस। और जो प्राइमरी ब्रोंकस होता है उसका जो एंड होता है ये, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। ये हो गया सेकेंडरी ब्रोंकस। और जो सेकेंडरी ब्रोंकस होता है वो खुलता है टर्शरी ब्रोंकस में, ये वाला भाग टर्शरी ब्रोंकस। और टर्शरी ब्रोंकस के बाद आता है टोटल पल्मोनरी ब्रोंकस। तो ये वाला जो भाग है वो हो गया टोटल पल्मोनरी ब्रोंकस, टोटल पल्मोनरी ब्रोंकस। और टोटल पल्मोनरी ब्रोंकस का जो एंड भाग है ये, उसको हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंकस। ये हो गया अपना टर्मिनल ब्रोंकस। तो आप देख रहे हो ब्रोंकस से लगाकर लास्ट टर्मिनल ब्रोंकस तक, ये वाला जो रीजन है ब्रोंकस से लगाकर लास्ट कहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंकस तक। ये जो पूरा रीजन है यहाँ से लगाकर यहाँ तक का, इस पूरे रीजन को हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्री। तो इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री, इट कॉल्ड ब्रोंकियल ट्री। इसको हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्री। अगर हम बात करें ब्रोंकियल ट्री की, तो ये जो होता है वो एक कंडक्टिंग जोन होता है, मतलब गैसों का संवहन करता है। ब्रोंकियल ट्री की बात करें तो ये कौन सा है, अगर हम इसके पॉइंट्स की बात करें तो पहला पॉइंट ये कंडक्टिंग जोन है, कंडक्टिंग जोन है। तो गैसों को क्या करता है, गैसों का परिवहन करता है। क्लियर। और यहाँ पर ब्रोंकियल ट्री होता है, वहाँ पर हाइलिन की रिंग्स प्रेजेंट्स होती है, हाइलिन रिंग्स प्रेजेंट्स होती है, हाइलिन रिंग्स पाई जाती है ब्रोंकियल ट्री में।
जबकि रेस्पिरेटरी की बात करें वहां पर हाइलिन की रिंग्स नहीं होती है। अब जो ये ब्रोंकियल ट्री होता है वहां पर वायु की कुछ मात्रा हमेशा भरी रहती है, ध्यान देना, ताकि वो पिचके नहीं। यानी कि ब्रोंकियल ट्री में वायु की कुछ मात्रा सम स्पेस, वायु की कुछ मात्रा सम वॉल्यूम, कुछ मात्रा हमेशा बनी रहती है, मतलब वायु की कुछ मात्रा उस ब्रोंकियल ट्री में हमेशा रहेगी और उसको हम बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? डेड स्पेस वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। और इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? 150 ml। यानी कि ब्रोंकियल ट्री में 150 ml जो वायु होती है वो हमेशा उसके अंदर भरी रहती है। तो आप देख रहे हो ब्रोंकस से लाकर टर्मिनल ब्रोंकस तक का जो भी एरिया है उसको हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्री। आप समझ पा रहे हो? इसके चारों तरफ भी क्या, इसके चारों तरफ ही क्या होगा? विसरल प्लूरा, और इसके बाहर की तरफ पैराइटल प्लूरा, और यही लंग्स बना रहा है। क्लियर? तो ब्रोंकियल ट्री है वो कंडक्टिंग जोन है, यानी कि क्या कर रहा है? गैसों का संवहन कर रहा है सिर्फ, और हाइलिन की रिंग प्रेजेंस होती है और वायु की कुछ मात्रा इसमें हमेशा बनी रहती है। इसको हम कहते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम, जिसकी क्वांटिटी 150 ml होती है। कंडक्टिंग जोन इसका मतलब क्या होता है? गैसों का संवहन करता है, गैसों का संवहन, कंडक्शन करता है, ये गैसों का संवहन कर रहा है ब्रोंकियल ट्री। क्लियर? अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में। तो रेस्पिरेटरी ट्री की जो शुरुआत होती है वो होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकस से। तो ये जो संरचना आप देख रहे हो ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंकस, ये भाग है रेस्पिरेटरी ब्रोंकस। और रेस्पिरेटरी ब्रोंकस के बाद ये जो संरचना है उसको हम कहते हैं एल्वुलर डक्ट। ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर डक्ट। और एल्वुलर डक्ट है वो आप देख रहे हो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुल रहा है, इसको हम बोलते हैं एट्रिया, इसको हम बोलते हैं एट्रिया। ये हो गया एट्रिया। और एट्रिया के बाद ये जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं एल्वुलर सेक, एल्वुलर सेक। और जो एल्वुलर सेक है वो आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर आप एल्वुलर सेक जो जिसमें खुल रहा है उसको हम बोलते हैं एल्वुलाई। तो एल्वुलर सेक है वो किसमें खुल रहा है? एल्वुलाई में खुल रहा है। तो हम रेस्पिरेटरी की बात करें उसकी शुरुआत कहाँ हो रही है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकस से, जो कि खुल रहा है एल्वुलर डक्ट में, और एल्वुलर डक्ट खुल रहा है एट्रिया में, और एट्रिया एल्वुलर सेक में, एंड फाइनली वो खुल रही है एल्वुलाई में। अगर हम एल्वुलाई की बात करें जिसको हिंदी में बोलते हैं कूपिका, तो जो एल्वुलाई होती है वो जो होती है वो लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यानी कि फेफड़ों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। एल्वुलाई की बात करें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। फेफड़ों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई अगर जो कोई है तो वो है एल्वुलाई। क्लियर? तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकस से लगाकर एल्वुलाई तक ये जो पूरा रीजन है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकस से लगाकर एल्वुलाई तक ये पूरा रीजन है, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। क्लियर? वो हो गया ब्रोंकियल ट्री और यह रेस्पिरेटरी ट्री। ये पूरे रीजन को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। अगर हम रेस्पिरेटरी ट्री की बात करें तो उसके पॉइंट्स की, तो पहला ये कि ये रेस्पिरेटरी ट्री जो होता है उसका वर्क होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी गैसों का आदान प्रदान। तो इसका वर्क क्या होता है? एक्सचेंज गैसेज, यानी कि गैसों को क्या करता है? ये एक्सचेंज करता है, बदल रही है गैसें, यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है गैसों का, O2 और CO2 का। दूसरा, हाइलिन रिंग एब्सेंट होती है। अगर हाइलिन की रिंग की बात करें तो हाइलिन की रिंग एब्सेंट होती है, हाइलिन की रिंग प्रेजेंट नहीं होती है, जो कि ब्रोंकियल ट्री में होती है। यहाँ पर हाइलिन की रिंग एब्सेंट होती है रेस्पिरेटरी ट्री में। क्लियर? और ब्रोंकियल ट्री की बात करें तो वहाँ पर जो एयर है उसका कुछ वॉल्यूम हमेशा बना रहता है, जिसको हम डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं, जिसकी मात्रा होती है 150 ml होती है। ये ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री। तो समझ में आया ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी। और एल्वुलाई की बात करें, जिसे आप देख रहे हो ये एल्वुलाई,
तो एल्वियोलाई जो होते हैं वो लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, गैसों का एक्सचेंज वगैरह सब यहाँ पर होगा। अब दूसरी, दोनों लंग्स में मिलाकर जो एल्वियोलाई की संख्या होती है वो होती है 300 मिलियन। 300 मिलियन संख्या होती है इनकी फोर्थ लंग्स में, दोनों लंग्स में मिलाकर, लेफ्ट एंड राइट दोनों लंग्स में। अब एज इट इज स्ट्रक्चर दूसरे लंग्स में भी होगी, दोनों लंग्स में ही संरचना होती है। तो अब अगर हम प्रॉपर रेस्पिरेटरी पाथवे की बात करें तो सबसे बाहर क्या होगा, सबसे बाहर की तरफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल एंड देन नेजल चैम्बर, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल एंड फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल के बाद नेजोफेरिंग्स, फिर ऑरोफेरिंग्स, ऑरोफेरिंग्स के बाद ग्लोटिस, ग्लोटिस के बाद लंग्स, लंग्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकिस के बाद प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस, फिर टोटल पल्मोनरी ब्रोंकस, फिर टर्मिनल ब्रोंकस एंड देन रेस्पिरेटरी ब्रोंकस, फिर एल्वुलर डक्ट, फिर एट्रिया एंड देन एल्वुलर सैक और लास्ट में एल्वुलाई। ये पूरा रेस्पिरेटरी पाथवे हो गया। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम बात करेंगे टीएस ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया के टीएस के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच।